जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। इस वक़्त हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस की, ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी उस वक़्त पैदा हुई कि जिस वक़्त हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई, जिसमें मुशर्रफ गुजरात की बात की गई और फिर उसके ऊपर हमने देखा कि इंडिया में बहुत बड़े प्रोटेस्ट निकले और काफ़ी इस पे माइंड किया गया है कि उनके प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से कहा गया है। मिस्टर जयशंकर की तरफ से भी इससे पहले कुछ कहा गया, उसके ऊपर पाकिस्तान का ये कहना था कि जनाब ये हमें पहले कहा गया और ये सब बातें चलती रही। तो क्या अभी तक हम उसी मोड़ पर हैं? हालात किस तरीके से आगे बढ़े हैं? क्या हुआ है? इस सूरत-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जनाब सुमित पीर जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू आर्या जी, थैंक्स फॉर इनविटेशन। एक क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट सो दैट पीपल डोंट टेक इट अच्छा, अदर। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हम कह सकते हैं ना, पॉलिटिकल करेक्ट एनालिस्ट है। हैं तो सब वो कह सकते हैं, आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी पूरे जर्नलिस्ट ही होते हैं। मैंने जर्नलिज्म कभी किया नहीं मैम, इसलिए इस वर्क इस मतलब बहुत ठीक, बहुत बड़ा अच्छा, प्रोफेशन है एंड आई एम नॉट देयर, सो आई एम लेट मी नॉट टेक द क्लेम फॉर व्हाट आई हैव नॉट डन। मैम, दिस हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। क्यों? क्योंकि देखिए, अब तक चीजें जो चल रही थी वो पर्सनल नहीं थी। आपकी बात, चीजें पर्सनल हो गई और बहुत ज्यादा पर्सनल हो गई। ये देखा जाए तो भुट्टो साहब का ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं था। इट वॉज कंप्लीटली अननेसेसरी, इट वॉज नॉट रिलेटेड। मतलब यहाँ से डॉक्टर जयशंकर साहब की बात हुई थी भाई कि आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन पाया गया, झूठ नहीं है। आपके यहाँ जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में से इतने पाकिस्तान में, वो भी झूठ नहीं है। नियाजी साहब खुद कहते जी 40,000 जहां दिया है, वो भी झूठ नहीं है। जितने भी ये स्टेटमेंट थे, दे हैव बीन ऑल क्वांटिफाइड बाय फैक्ट्स। तो आई डोंट नो व्हाई डिड मिस्टर भुट्टो नीड टू मतलब रिप्लाई विद दिस स्टेटमेंट, जबकि अगर हम देखें, जस्ट टू क्लैरिफाई दैट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, एसआईटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 20-22 साल लगे इस प्रक्रिया को, एंड ऑल द क्लीन चिट हैज बीन गिवन कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, देयर इज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट व्हिच हैज हैपेंड। इनफैक्ट अगर आप देखें, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था ज्यादा हिंदू थे, जो पुलिस की गोली से मारे वो ज्यादा हिंदू थे। और उसके बाद गुजरात में कोई रॉइट नहीं हुआ, और उसके पहले गोधरा में एक रॉइट होता है जहां कार सेवकों को जिंदा जला दिया जाता है। तो गुजरात हैपेंड एज अ रिटेलिएशन टू गोधरा। पर when the 22 years, when the water is under the bridge, when all the people who have interrogated, और ये भी मत भूलिए आप, इसमें करीब करीब 14 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पेज अनलूज नहीं किया, कोई ऐसा पेज लगाया नहीं कि जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कुछ ना कुछ ये ना आरोप लगता। एंड बिकॉज आइडिया था कि उनको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देना। उनको दिख रहा था ही कैन बिकम अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, इनको यही रोकना। तो अब जब ये चीजें हो गई, जब द फुल लीगल सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज गिवन अ क्लीन चिट आफ्टर ऑलमोस्ट 22 इयर्स, इन सब चीजों का लाने का भुट्टो साहब का कोई मौकिफ नहीं है। देयर इज नो लॉजिक टू इट। और इससे क्या हो गया कि इनफैक्ट उनका जो स्टैचर था एज अ यंग फॉरेन मिनिस्टर एंड ऑल दैट, अगर आप हिना मैडम के साथ कंपेयर करें, आई मीन शी सीन एज मच मोर मैच्योर। शी हैज नेवर काइंड ऑफ uttered such statements and all। तो ठीक है, अब देखिए भुट्टो साहब आते बड़े आलिम आला खानदान से आते, उनके नाना को कौन नहीं जानता, मदर फादर खुद। अब ये, अब उसके बाद आपकी इतनी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, पॉलिटिकल खानदान से आते हो, यू आर वेरी रिच, यू आर पावरफुल, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो, आप $3,500 के गुच्ची के जूते पहनते हो, चलिए कोई बात नहीं। पर और आप ये स्टेटमेंट बोलना आपका इस काइंड ऑफ यू आर हिटिंग योरसेल्फ इन द फुट। एज ए इंडिविजुअल मैं आज कुछ भी बोलूं, एज ए इंडिविजुअल मैं कुछ बोल सकता हूँ, बट इफ आई एम होल्डिंग अ पोस्ट एंड ऑल, तब दैट पोस्ट क्या स्टैचर, उस पोस्ट की गरिमा भी मेरे साथ है। मैं तब ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मैं ये सब चीज नहीं बोल सकता। माई जॉब इज माई जॉब एंड माई पोस्ट एंड माई स्टैचर विल नॉट अलाउ मी टू डू सो। भुट्टो साहब ने क्या सोचा, क्या समझ के बोला, शायद लोगों के यहाँ मीडिया में टीआरपी वगैरह मिल जाएगा, बट आप जानती है आलिया जी, इससे कुछ होता नहीं है। यू आर, अब क्या हो गया ना कि इंडिया हैज ऑल्सो मूव्ड ऑन, प्रोटेस्ट हुए, ये हुए, वो हुए। जो एक खटास, जो एक दरार थी, अगर वो इतनी थी तो आज वो इतनी बढ़ गई। वो दरार बढ़ गई, वो कम नहीं हुई है। एज रेस्पॉन्सिबल पीपल होल्डिंग रेस्पॉन्सिबल पोस्ट, कोशिश ये होनी चाहिए दरारें कम हो, बढ़े ना, दरारें कम हो, रादर आप ऐसा काम करो जिससे दरार बढ़े। And this is a colossal failure, and I don't know, I mean, if I can be candid with you, I don't know after this statement how many people will take Mr. Bhutto seriously in international politics and in diplomacy, because
As a trained career diplomat or a foreign minister and all, these kind of statements are kind of a completely oxymoronic to your stature and status. These are never to be told, they are never to be said. And I don't know उन्होंने क्या बोला. बाकी the life has moved on here. Things have moved on. Life is back to normal. हाँ, but आप जानते हैं कि चीजें चलती वक्त आगे चलता, पर कुछ चीजें ना they cast their impression on the sands of time. This is one of those moment which has casted their impression on the sands of time. अब इसका असर रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक कम होगा, देखिए रहेगा, पूरे इटर्निटी तक रहेगा. असर कम हुआ है, हाँ हुआ है, कम होगा, हाँ होगा, लाइफ विल मूव ऑन. बट ये कहीं ना कहीं चीजें दर्ज हो गई है. अब पर्सनली मोर इट इज मोर रजिस्टर्ड विद मिस्टर भुट्टो रादर देन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पहले भी इतने फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, बट नन ऑफ दिस हैज काइंड ऑफ got personal and taken the relation to nearness low, hitting below the belt. This could have been avoided, but he chose not to avoid it in his wisdom, which he is entitled to have. But ठीक है, इसके implications होंगे, जो हो रहे हैं चलते रहेंगे. ठीक, अच्छा, इसको सुमित जी, ये बात भी की जा रही है, बहरहाल पाकिस्तान में भी बहुत से लोग, एक तो देखे ना, आप जानते हैं कि हमारी जो सियासत होती है ना सीजन की, वो क्या है कि लोगों के जज्बात भड़का के जो है वो इस तरीके से एक ऐसे मुल्क के खिलाफ करके तो वोट हासिल करने का एक बड़ा आसान तरीका है. तो यहाँ से तो बिलावल भुट्टो की तरफ से तो पहली मर्तबा ये एक ऐसी बात की गई, तो हम हैरान इसलिए हुए क्योंकि हमारी तो ये ख्वाहिशात थी कि अगर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो जब आएगी और जब वजीर खारजा ये बनेंगे बिलावल भुट्टो, तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे. क्योंकि देखिए ना, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए एक यंग ब्लड एक ऐसा आता है, तो उनका माइंडसेट जो है वो पहले वालों से मुख्तलिफ होगा. लेकिन इससे जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन करीब हो, तो फिर वो जो बात की जाती है कि बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे चुनाव क्या, ये बातें की जाती हैं. लेकिन इसमें ये बात भी कही गई कि क्योंकि अब जयशंकर साहब जो है वो तो बहुत एक सीनियर हैं, जो अपने काम करने के बड़े ही एक्सपर्ट, तो उन्होंने क्योंकि जब उसामा बिन लादेन की बात की तो वो वाला जो मामला है वो भी खत्म हो चुका है, तो फिर उसकी बात उठाई गई, तो इस बिना पर ये बात की. देखिए मैं बताता हूँ. सबसे पहले देखिए, पर्सनली आप बात करें आलिया जी, दुख तो मुझे भी हुआ था, बिकॉज आई हैड सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मिस्टर भुट्टो. क्यों, आपने सही बोला, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं और मतलब अमेरिकन पढ़े हैं, काफ़ी दुनिया देखी, बड़े अमीर खानदान से आते हैं, बचपन से पावर देखी, कोई ऐसा नहीं कि नई नई पावर मिल गई हो. सो वी एक्सपेक्टेड, जब पहले बोले नया ट्रेड मिनिस्टर करना, इंडिया के साथ ट्रेड करना, फिर खुद ही बोला इट्स नॉट अ टाइम टू डू ट्रेड विद India, but usually with the newer generation your expectations are high and educated people your expectations are high. But अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कंपेयर करूँ, आई थिंक मिस्टर कुरैशी वाज मोर बैलेंस्ड देन मिस्टर भुट्टो. अगर आप उनके सारे स्टेटमेंट देखें, उनके टाइम में भी काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी तनाव आया, बट मिस्टर कुरैशी वाज वेरी डिप्लोमेटिक विद हिज वर्ड्स, अगर आप देखिए. अब यहाँ की बात क्या, देखिए आपके जियो टीवी के एक रिपोर्टर पूछते हैं कुलभूषण यादव, तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला यू कम टू द क्वेश्चन. तो when will this stop? उसने बोला यार you are asking this to the wrong minister, you have to ask this to the minister. ये सारा जो उसामा बिन लादेन, देखिए हकीकत है, इससे हम झुटला नहीं सकते. उसामा बिन लादेन को इंडिया कोई टेररिस्ट नहीं कहता. उसामा बिन लादेन को पूरे 203 मवाले टेररिस्ट कहते हैं. उसामा बिन लादेन को अमेरिका टेररिस्ट कहता है. उसामा बिन लादेन के लिए यूएस का वोटाबाद आना पड़ा था. उसामा बिन लादेन आपके कैंटोनमेंट में था, उसके बीवी थे, बच्चे हुए उसके वहां पे. अगर हम कहें कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर रह के पाकिस्तान की आर्मी को ये नहीं पता कि एक हमारे कैंटोनमेंट में रह रहा है बीवी बच्चे और वो दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी, ये पॉसिबल नहीं. आलिया जी, आप कुछ भी बोलते हैं, क्या ये कहना गलत है? जितने आपके यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसमें से एक एक्स नंबर पाकिस्तान में, ये सबको पता है. जितने बड़े बड़े पाकिस्तान से, क्या ये कहना गलत होगा कि इमरान खान नियाजी कहते हैं यार हमारे यहाँ तो 40,000 टेररिस्ट है. अब ये कब आए, कैसे, उस पर नहीं जाते. ये है, अगर ये जो बातें पब्लिक फोरम में, ये जो दुनिया के फोरम में है, तो आप उनको बोल रहे हो, आप कोई नए आरोप नहीं लगा रहे हो. नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, नीदर यू आर गेटिंग पर्सनल विद एनीबॉडी. आप वही इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो दुनिया के फोरम में है. हाँ, डॉक्टर जयशंकर साहब का तजुर्बा शायद बिलावल भुट्टो जरदारी की एज से ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अब ही डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू रिटेलिएट इन दिस वे. यू कुड हैव डायरेक्ट डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ऑफ रिटेलिएशन. जैसे पाकिस्तान कहता है वी आर सफरर ऑफ टेररिज्म, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, वी आल्सो सफर्ड, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल टेररिस्ट. देखिए ऑप्शंस हैं डिप्लोमेसी में आपके पास, but getting personal and comparing Osama bin Laden with Prime Minister Modi in the same breath, that is what is not appreciated in the diplomacy. Because आप कोई मतलब जर्नलिस्ट एनालिस्ट तो है नहीं, आप कुछ भी बोल दें भाई. आप आखिरकार विदेश मंत्री हो, द फॉरेन मिनिस्टर, so you have to consider and weigh your all pros and cons. So that is what has been baffling, and that is what has baffled the imagination of the people.
क्योंकि एंड सर मैं देखी थी कि उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें नजर आई जिसमें कहा गया कि अगर ऐसी बात है, गुजरात के हवाले से वाली बात की गई है, तो इंडियंस ये कहते हुए भी नजर आए कि फिर जो मुसलमान है गुजरात में इतनी बड़ी तादाद ने उनको मोदी को ही क्यों वोट दिया। वहां के गुजरात के मुसलमानों ने मोदी को वोट किया, यानी आप समझते हैं कि वहां पर इस तरह के जो जज्बात है वो नहीं पाए जाते, ऐसा है? देखिए देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आलिया जी। देखिए, मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी 10-15% के आसपास है गुजरात में, और लिटरेसी पूरी है, डेवलपमेंट पूरा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, और हर इंस्टीट्यूशन में आपको मुसलमान मिलेंगे, हर जगह आपको मुसलमान मिलेंगे। मोदी जी के टेन्योर से पहले गुजरात में बड़े दंगे होते थे हिंदू मुसलमानों के, हर साल 2 साल में दंगा होता था, और बड़ा खून खराबा, कर्फ्यू, ये सब होता था। जब से ये गए हैं, क्योंकि देखिए आप देखिए, दंगे वंगे भी अल्टीमेटली होते पॉलिटिकल है, क्योंकि किसी भी धंधे के पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं तार तो जुड़े होते हैं। ये जो गुंडे बदमाश किस्म के लोग होते हैं, जब तक इनको पॉलिटिकल समर्थन ना मिले, सपोर्ट ना मिले, ये काम नहीं कर पाते। मोदी की जी के जाने के बाद जब वहां के मुसलमान को दिखा मेरा डेवलपमेंट हो रहा, मेरी तरक्की हो रही, मैं मेन स्ट्रीम में आ रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ रही है, और वहां आज देखिए 20-22 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा, जहां पहले हर साल 2 साल में दंगे होते ही होते थे, वहां कोई दंगा नहीं हुआ। कोई बिल्कुल भाईचारा है, बिल्कुल यारी दोस्ती है, बिल्कुल घर वाली बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है, और जो डेवलपमेंट की बात करें सबसे ज्यादा है। तो ये जो चीजें वहां हो रही है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, ये जो चीजें वहां पे हो रही है, तो इसलिए जो मुसलमान है, देखिए आप, मुसलमान को एक धारणा बनी हुई है कि मुसलमान तो भाई वोट बैंक है, ये पॉलिटिकल वोट बैंक है, इसको खुद कुछ नहीं चाहिए, इसको देखना कि तेरा इलेक्शन से इलेक्शन में कहाँ यूज है, हवा कहाँ की तरफ है, तेरा वजन कहाँ डाला जाए। ये मुसलमान की विडंबना है। दिस इज अनफॉर्चुनेटली हम मुस्लिम्स हैव बीन सीन। पर अगर आप मुसलमान से पूछे, उसको डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या? उसको मकान नहीं चाहिए, उसको उज्ज्वला चाहिए, प्रज्वला चाहिए, गैस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नौकरी चाहिए, फ्री का घर चाहिए, उसे इंश्योरेंस चाहिए, उसे नहीं चाहिए। अगर ये मुझे चाहिए तो उसे भी तो चाहिए, वो भी तो इंसान है। तो जब वो देखता है यार ये मुझे कौन डिलीवर करके दे रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको आलिया जी बताऊं, यहाँ हिंदुस्तान में मोदी जी के नाम का हुआ बनाया रखा था, डर बनाया रखा, मोदी आएगा तो दंगे हो गए, मोदी आएगा तो ये होगा, मोदी आएगा तो ये होगा, मोदी आएगा तो ये होगा। आप हिंदुस्तान के नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा उठा के देखिए, पिछले 9 साल में द काइंड ऑफ क्राइम रिकॉर्ड एंड द ह्यूमन, और ये जो आपस में जो होते थे कम्युनल राइट्स एंड ऑल, दे ऑलमोस्ट इवेपोरेटेड। क्राइम इज डाउन, डेवलपमेंट इज वेरी हाई। आप इकोनॉमी की बात तब कीजिए, आज कीजिए, पर कैपिटा करीब करीब कंट्री वाइड 42,000 बच्चा बड़ा है। अब इकोनॉमी की, पर कैपिटा की, किसी भी चीज की बात कीजिए, यू विल फाइंड देयर इज अ साइजेबल इंप्रूवमेंट। और ये जो बेचारा मुसलमान है, इसको हमने वोट बैंक बना के क्यों रखा है कि भाई तेरे को देखो, तेरे को आपकी बार ना इसको वोट देना, आपकी बार तेरे को उसको देना, आपकी बार वो आप, वो क्यों? एक बताइए मुझे, एक बड़ा लिखा मुसलमान अपना फैसला नहीं कर सकता? भाई उसे मुल्ला मौलाना क्या, वो क्या कहते हैं आप उसको, वो क्या कहते हैं उसे ना, वो ऐलान को कुछ कहते हैं ना, फरमान। भाई वो थोड़ी ना फरमान जारी करेंगे हमेशा, उसका अपना दिमाग नहीं है, उसको नहीं पता मेरी डेवलपमेंट का है। अब देखिए नई जनरेशन भी आई मुसलमानों की, वो देख रही है यार ये कब तक ये सब चलता रहेगा, हमें आगे बढ़ना है, डेवलप करना है। आज हमारे यहाँ लाइफस्टाइल बहुत अच्छे कंट्रियों से बेहतर है, मुझे लग रहा है यार मेरे को आगे रहना है, और हर जगह है, आईएएस में है, आईपीएस में है, पब्लिक में है, गवर्नमेंट में है, एमपी है, एमएलए है, हर जगह मुसलमान है। तो ये जो चीज मुसलमान इज ओनली टू बी केप्ट एज अ पॉलिटिकल टूल एंड यूज एज पर पॉलिटिकल कन्वीनियंस, जो यहाँ का मुसलमान है आलिया जी, जो गुजरात का मुसलमान है, उसको इसलिए ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट, कहना नहीं नहीं ऐसा नहीं। अब यूपी में देखिए, यूपी में बीजेपी कैसे जीतती, मुसलमानों का वोट तो मिलता है कहीं ना कहीं। अभी हम, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ सेंटर में करीब 52 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर मैं नेशनली बात करूं, जहां मुसलमानों की आबादी काफी और डोमिनेटिंग है। अब लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा यहाँ रहती है, और बहुत जल्दी इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। पर आप एक और बात देखिए कि यहाँ पे जो 52 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो विच आर कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम्स, करीब 52 सीटें ऐसी 550 में से, मैं मोटा मोटा बात करूं, वहां भी अगर 50% से ज्यादा में बीजेपी जीतती है, तो इसका मतलब क्या है? अभी आपने देखा रामपुर का इलेक्शन हुआ था, रामपुर आपने नाम सुना होगा, यूपी में बाई इलेक्शन था, 49% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां बीजेपी जीतती है, कैसे जीतती है? राइट। तो कहीं ना कहीं जो भाई, वो हमारा मुसलमान भाई भी उससे उस बेचारे को ये थोड़ी ना कि भाई तूने बस मोहर लगानी, 5 साल बाद तुझे बता देंगे कहाँ लगानी, वो भी तो अपना भला बुरा देख सकता है ना, उसकी भी तो नेक्स्ट जनरेशन आ रही, उसकी भी यंग जनरेशन आ रही। आलिया जी, हमारे यहाँ आज 1.2 बिलियन स्मार्टफोन हम बेच चुके हैं,
तो स्मार्टफोन का मतलब उसके पास इंटरनेट आता है, इसके पास इंटरनेट आता है, उसको दुनिया जहान की खबर है। ये थोड़ी ना 4 अखबार और 3 नेताओं के भाषण उसका वोट डिसाइड करेंगे। अब जामा मस्जिद से जो फतवा देता कोई मानता नहीं है। आपने देखो फतवे देने बंद हो गए 8-10 साल से। पहले फतवा वतवा जारी होता था, लोग वहां वोट देते हैं, अब अपने हिसाब से लोग वोट देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, जिसको मर्जी दो, जो आपको ठीक लगे उसको दो। But just to think Muslim is a political and mass vote bank and to be used election after election is a wrong notion. And people in Pakistan think like that, but the people in India don't think like that. ये फर्क है आरजे जी। तो सुमित जी, आप हमें मेडिसिन देते हैं तो हमें मेडिसिन देना बंद तो नहीं कर देंगे? नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊं मैडम, मैं विद कन्विक्शन बता दो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट वन थिंग आई कैन टेल यू विद ऑल द कन्विक्शन, जहां इंसानियत की बात आएगी वहां भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। ये इसकी मैं आपको रिटन गारंटी दे सकता हूँ अपनी तरफ से। इंसानियत के नाम पे भारत कभी नहीं हटेगा। आज आपको एक चीज बताओ, मेडिसिन की आपने बात छेड़ी, अभी दुनिया में करीब 203 कंट्री हैं, मोर देन 200 कंट्रीज मैडम, एक दो को छोड़ के, मुझे पता नहीं एक दो एक्सेप्शन कौन है, हमारी दवाइयां जाती है। आपको पता बाय वॉल्यूम वी आर नंबर थर्ड इन द वर्ल्ड। आज दुनिया में अगर HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बहुत सी बीमारियां नहीं है, वो बिकॉज ऑफ आवर मेडिसिन। जो फाइजर की मेडिसिन $6 की गोली जाती है, वो 6 पैसे में गोली देते हैं उसको। वी आर एट टाइम्स 100th ऑफ द कॉस्ट। आपको पता है बाय वैल्यू कितने हम, वैल्यू वी कम एज 14th, वॉल्यूम हम थर्ड आते हैं, वैल्यू वी कम एज 13th इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर आदमी आज ठीक है, जो अमेरिका के कुछ लीक्ड हुए वीडियोस थे, मैंने उस पर डिबेट कर रखा हूँ नेशनल टीवी पे, $200 की वैक्सीन बेचने की कवायद में थे, हमारा वैक्सीन $2 में बिकता है। आपको एक और चीज बताऊं, आपको मैम पता है विच इज द हाईएस्ट मार्केट फॉर इंडियन मेडिसिन? लोगों का ये मानना होगा अफ्रीका होगा, ये पीछे वाले कंट्रियां होंगी कुछ। द हाईएस्ट मार्केट में 32% ऑफ मार्केट शेयर पता कहाँ जाती है हमारी दवाइयाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Every 1 out of 3 Americans survives on Indian medicine, and you know what is the biggest market share? Cardiovascular diseases, which is the #1 killer in America. वो जो दवाई जाती है यहाँ से जाती है। By the way, Americans consume highest anti-acid in the whole world. जितना एंटी-एसिड बनता है सबसे हाईएस्ट वो भी इंडिया से जाता है। तो ये नहीं है, दवाइयाँ हम सबको दे रहे हैं। आज हम सोलर में नंबर 1 है, आज हम IT में नंबर 1 है, कई चीजों में 10-11 चीजें ऐसे हम नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गए, और हम दुनिया को दे रहे हैं मैडम। हमारे यहाँ भी डिफेंस एक्सपो हुआ था, पूरे 63 अफ्रीकन कंट्री आए थे। नो मनी फॉर टेरर हुआ था, 103 कंट्रियों से लोग आए थे, FATF से ज्यादा लोग यहाँ आए थे। मेरे कहने का मतलब है जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आई वहां हम आगे हैं। अब ये देखिए क्वाड में हमें बताया गया ना, देखिए हमारे वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल नहीं दिया बहुत दिनों तक, बहुत दिनों ड्रामा हुआ। और आप देखिए जिस चाइनीज साइंटिस्ट ने बोला था कि कोरोना आ गया फिर वो मर गया, जिसने बोला चाइनीज वैक्सीन फर्जी है अब वो मर गया। आप देख रहे हैं चाइना में क्या हालत हो रही कोरोना की। जब उसने बोला था यार इसमें 73 साइड इफेक्ट्स और 34 फेटल साइड इफेक्ट्स, वो साइंटिस्ट गायब हो गया। हमारी कोविशील्ड को जो भारत बायोटेक की है, उसको कब तक UN ने लटकाया अप्रूवल देने के लिए? चाइनीज वैक्सीन को फटाफट अप्रूवल मिल गया। लोगों को चाइना ने 2 बिलियन का लोन दिया और वैक्सीन भेजी, और भगवान जाने खुदा जाने उनका हुआ क्या, क्योंकि चाइना में लगा रहा, चलने में लग नहीं रहा। चाइना की हालत है कि वैक्सीन चल रही है। हमने 5 बिलियन वैक्सीन हमें क्वाड में बोला बनाने को, फाइजर को नहीं बोला, जॉनसन जॉनसन को नहीं बोला, अमेरिका ने अमेरिकन कंपनियों को नहीं बोला 5 बिलियन वैक्सीन बना, हमें बोला। और आपको पता जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन क्लॉटों के कारण रुक गई है, अमेरिका ने रोक दी है। चाइनीज वैक्सीन का आपने हाल देख ही लिया। हमने 120 कंट्रियों को वैक्सीन दी है मैम। और अफगानिस्तान जो आपके और हमारे बगल में है, पहले हमने 5 लाख वैक्सीन वहां भेजी, और जो अफगानी रिफ्यूजी ईरान में थे उनको 6 लाख वैक्सीन और भेजी, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है। बांग्लादेश को हमने 5 लाख वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी, पाकिस्तान में भी वैक्सीन भेजी है। वैक्सीन, दवाई और ह्यूमैनिटी की बात आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे फ्लड था, आपने मांगा नहीं, आप मांगते तो हम जरूर खड़े होते, पर वो जो हाल हमने देखा कि भाई ये शिया टमाटर हमने उनको फोड़ दिया, ये टीवी फोड़ दिए, तो इसने हम खुद से तो एड भेजेंगे, आप मांगते तो जरूर भेजते। ऐसी बात नहीं, ह्यूमैनिटी में भारत कभी पीछे नहीं हटेगा मैम। ये आई कैन से विद ऑल द कन्विक्शन एट माय कमांड, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारी तो जो माइंडसेट है वो कितनी चौधरी वाला है। हम तो चौधराहट दिखाए बगैर तो, हमारे पास खाने को रोटी ना हो, नंग भूख जो कुछ हो भाई, आधी से ज्यादा आबादी जो है सैलाब में डूबी हुई, हमने कहा ना हाँ हम भारत से ये करेंगे तो सर मसला तो यही तो सारा मामला है। मैं तो खुद ये कहती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कुछ हुआ है, इससे हमें अगर हमारे मुल्क को कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही होती, कोई फायदा हो रहा होता तो ठीक है, आप अपने फायदे के लिए बहुत सारी बातें ऐसी करते करें, लेकिन इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के स्टेचर में मुझे नहीं लगता कोई कमी आएगी इससे। वो आपकी जितनी ट्रेड चल रही है, जितने आपके, जिस तरह आपने कहा, आप जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी दुनिया जिस तरीके से आपके साथ है,
उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि हमारे हमारे हमसाया मुल्क जो है उससे ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे और हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सुमित जी। दोबारा भी आपसे बात मैम करें। एक एक चीज बोलूंगा, जी जरूर। आप अफगानिस्तान में देखिए, दो चीज बोलूंगा जाते जाते। अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो नियाजी साहब बोले कि अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड बाय तालिबान। आपके आईएसआई के जनरल साहब गए थे 2 बार, क्या हवा पिया है। फिर अहमद अलजवेरी वाला कांड होता, आपको पता है, या तो ड्रोन आपकी एयर स्पेस से गया था या आपके यहाँ से उड़ के गया था, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। आज वही तालिबान आपसे लड़ रहे हैं। आप अभी कैंट में घुसा था, पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया, आपके मेजर उनके पास है। यहाँ बलोच रेबल्स ने ग्वादर में सारा तेल जला दिया। यह सिंधी आर्मी एक्टिवेटेड है, उसने सिंधी आर्मी एक्टिवेटेड, चाइना ने चाहे डील के नहीं हो गई। और आज ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के शायद आपने 5 लोग मारे, अब वो रिटेलिएट करेंगे। 4 फ्रंट वॉर ऑलरेडी ऑन है। आपके मुनीर साहब जब कमांड संभालते, वो कश्मीर के साइड बॉर्डर आते, कहते इंडिया में घुस के हम सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, ये करना वो करना। लड़ाई वहां चल रही है, लड़ाई देखिए कहाँ चल रही है, और जनरल साहब है कहाँ। नहीं, और उन्होंने आपको एक ये और नहीं बात कहा बताऊं, कि उसके अंदर घुस घुस के हम वो करेंगे स्ट्राइक्स, ये नहीं कहा, लेकिन नहीं बहरहाल वो उन्होंने उस कहा पॉइंट पे इंडिया गए के और अंदर उन्होंने ऐसी घुस के भी हम बातचीत अपना की है। मिशन पूरा कर सकते हैं, हम अपना मिशन पूरा कर सकते हैं, ये कहा था। अब देखिए यहाँ ये है आपकी प्रायोरिटी। और यहाँ मैं बताऊं आलिया जी, यही तालिबान को हमने वीट भेजना चाहा, आपने भेज नहीं दिया, फिर जैसे तैसे भेजा। जब वहां सर्दी थी, हमने अपनी A30, हमने अपने ट्रांसपोर्ट जहाज भेजे, वहां दवाइयां सब कुछ उतारी। आज वही तालिबान हमें कहता आप आइए, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो पूरे कीजिए, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। और आपके साथ वहां बॉर्डर पर क्या हो रहा है, दिस टॉक्स अबाउट व्हाट द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री इज। आई रेस्ट माय केस। थैंक यू सो मच।